6 माह वो बदले की आग में तड़पता रहा वहाँ पे कि बस उसके ज़हन में यही चलता रहा कि मैंने कैसे जाकर अपना जो गुस्सा है उसको उतारना है। जैसे ही उसकी ज़मानत हुई तो वो सुबह सुबह जनाब एक क्लैशनकोफ लेके बरकत कॉलोनी के इलाके में पहुँच गया। वहाँ पर उसने घर का दरवाज़ा टांग मारी, दरवाज़ा खोला तो आगे उसकी सास, ससुर, साली, उसका जो बरादर निस्बती, बीवी, इन सब को जनाब उसने दर 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 फायरिंग करके सबको उड़ा दिया, ख़त्म कर। नाज़रीन, मोहब्बत की शादी का खौफनाक अंजाम। ये वाक़या है चूंग के इलाके का, जहाँ पर एक शख्स की जो है वो लव मैरिज हुई और उसके बाद उसने तमाम जो अपना ससुरालिया था उसको मौत के घाट उतार दिया। ये कहानी क्या है और ये क्यों ये वाक़या हुआ, तमाम तफसीलात जो हैं वकास भाई से जानते हैं। अच्छा वकास भाई, ये बताइएगा कि लव मैरिज करके उसने अपने सारी फैमिली को मार दी, क्या वाक़या क्या है, ये बताइएगा ज़रा। यार नातिक, देखो इस केस पे तो हम ज़ाहिर बात करेंगे, एक बड़ा सानहा है और बहुत अलमनाक की सिचुएशन है, लेकिन बात ये करनी है कि लाहौर पंजाब का सूबाई दारुल हुकूमत है और गुज़िश्ता 1 माह से लेकर आज के दिन तक इस शहर में बहुत से ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। पहले कभी पुलिस पर हमला हो जाता है, उसके बाद कोई बहन को मार देता है, कोई भाई को कत्ल कर देता है। ये 2 महीने में, ये पिछले 2 महीने में क्राइम रेट बहुत बड़ा है। तो इस पर जो हमारे आला हुकाम है उनको देखना चाहिए कि हम दावे तो ये कर रहे हैं कि हमने बड़ा महफूज कर दिया लाहौर को, लेकिन यहाँ पर आप ये देखें ना कि आज जो वाक़या हुआ, ये कहानी ये थी कि लाहौर का इलाका है चूंग का। अच्छा। उसमें बरकत कॉलोनी का ये एक एरिया है, ठीक है। वहाँ पे ये 5-6 लोग रहते थे। कहानी ये थी कि 6 माह पहले 2 लोगों ने शादी की। इमरान शौकत लड़के का नाम था, उसने सुमैया से शादी की और उसके बाद ये लव मैरिज थी। अच्छा। तो जिसपे लड़की के जो घर वाले थे वो राज़ी नहीं थे। तो हुआ ये कि हमेशा की तरह लड़की के घर वालों ने अगवा का पर्चा दर्ज कराया लड़के पर। तो फिर वो जब अगवा का पर्चा हो जाए तो फिर जो लड़की की स्टेटमेंट होती है ना, वो बड़ा मायने रखती है, वो बड़ा मैटर करती है। तो इस केस में लड़की ने स्टेटमेंट दिया अपने जो मुबैना शोहर के खिलाफ। सर मुबैना कैसे कह सकते हैं? क्योंकि यार वो लव मैरिज है ना, मतलब तो हमें नहीं पता, वो होता तो फिर वो ये वाक़या ना होता ना। मुबैना मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि लड़की ने तस्लीम नहीं किया, ठीक है, इसलिए मैं इसको मुबैना कह रहा हूँ। तो लड़की ने स्टेटमेंट दिया कि जी मुझे इसने ज़बरदस्ती अगवा किया था, और जब अगवा का सेक्शन लगता है तो 365 की दफ़ा लग जाती है। तो फिर वो जो लड़का है वो बड़ी मुश्किल में आ गया, वो 6 माह जेल में रहा और 6 माह उस खतून की एक स्टेटमेंट की वजह से लव मैरिज की वजह से स्टेटमेंट किया। उसने यही कहा ना कि मुझे ज़बरदस्ती से अपने पास रखा था, मैंने इससे कोई शादी नहीं की, मुझे वर्गला कर ले गया अपने साथ। तो इस स्टेटमेंट के बाद अदालत ने उसको जेल भेज दिया। जब वो जेल चला गया तो फिर वो 6 माह वहाँ पे रहा और 6 माह वो बदले की आग में तड़पता रहा वहाँ पे कि बस उसके ज़हन में यही चलता रहा कि मैंने कैसे जाकर अपना जो गुस्सा है उसको उतारना है। जैसे ही उसकी ज़मानत हुई तो वो सुबह सुबह जनाब एक क्लैशनकोफ लेके बरकत कॉलोनी के इलाके में पहुँच गया। वहाँ पर उसने घर का दरवाज़ा टांग मारी, दरवाज़ा खोला तो आगे उसकी सास, ससुर, साली, उसका जो बरादर निस्बती, बीवी, इन सब को जनाब उसने दर 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 फायरिंग करके सबको उड़ा दिया, ख़त्म कर दी कहानी। अब मसला ये था कि जब उसने सबको मार दिया, उसके अपने अंजाम का भी पता चल गया था कि मेरे साथ क्या होगा, तो फिर उसने बेहतर ये समझा कि अपनी जान भी ख़त्म कर ली जाए। ठीक है। तो ये मोहब्बत की जो शादी थी, इसका एक दर्दनाक अंजाम मैं कहूँगा हुआ। और उस लड़के ने पहले अपने पूरे ससुरालियों को मारा और उसके बाद जब कोई नहीं बचा तो फिर उसने उसी क्लैशनकोफ से अपने गर्दन में गोली मार के खुद को भी ख़त्म कर लिया। तो इस वाक़े के बाद जो पुलिस की कार्रवाइयाँ थी वो शुरू हो गई। पुलिस जाए वकूआ पर पहुँची, थाना चूंग के जो एहलकार थे वो पहुँचे, मुतलका जो DSP थे, SHO थे, वो सारे जाए वकूआ पर पहुँचे। SSB ऑपरेशंस गए, वहाँ से जाकर उन्होंने अब शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए। ये बड़ा अभी जो कह लें कि बड़ी इनिशियल इन्फॉर्मेशन है, इसमें अभी बहुत सी चीज़ें जैसे जैसे केस ही आगे बढ़ेगा इसमें बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी। बताएगा विकास भाई, इतना लोग अपने सब्र क्यों नहीं करते और इतने जो है वो तावले क्यों हो जाते हैं हर चीज़ को कि अभी करना जो करना है, खुद पे कंट्रोल क्यों नहीं रहा? इसमें मुआशरे का कसूर है, हमारे जुडिशरी का कसूर है, पुलिस का कसूर है, किसका कसूर है? यार देखिए, 3 अहम जो फैक्टर हैं उसमें सबसे पहले तो गुर्बत है, महंगाई है, अदम बर्दाश्त है। ये ऐसे फैक्टर हैं जो कि इंसान को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि वो अब
इंतहाई कदम उठा ले, और फिर ये भी सोचते हैं कि जब उसको पता हो कि यार उसको शायद इंसाफ मिलते मिलते जो है वो बरसों बीत जाएंगे और इंसाफ नहीं मिलेगा, तो फिर वो ये फैसला करते हैं कि क्यों ना अब इसका खुद ही बदला लिया जाए। तो ये जो पसंद की शादियां हैं, हमने आए रोज़ हम अदालतों में देखते हैं कि इस तरह का अंजाम होता है। लेकिन ये वाला जो अंजाम है कि किसी की जान ले लेना, अगर आपने शादी नहीं करनी या उसने कुछ स्टेटमेंट दे दिया तो ठीक है यार, आपने अपनी सजा भुगत ली, उसके बाद आप अपना जियो, उसे अपना जीने दो, ठीक है। तो लेकिन उसने ये फैसला ये किया कि क्योंकि इसने मुझे इनकार किया, क्योंकि इसने कहा कि मैंने ज़बरदस्ती शादी किया, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर उस लड़की ने ये फैसला स्टेटमेंट दी थी तो ये बड़ी अच्छी स्टेटमेंट थी। उसकी रीज़न मैं ये दूंगा कि एक ऐसा शख्स जिसका अपने जज्बात पर कंट्रोल नहीं है, जो क्लेशनकोफ ले आया उसके पूरे घर को मारने के लिए, तो वो कल कुछ लड़की के साथ क्या कुछ नहीं कर सकता था, बड़ा कुछ कर सकता था। और लड़की का फैसला हो सकता ठीक था। देखें, हो सकता है पहले उसने पसंद की शादी की हो, बाद में इसके लड़के के जो हालात हैं उसके सामने आना शुरू हो गए हों कि यार ये तो कोई जाहिल किस्म का बंदा है, तो फिर उस पर उसने फैसला किया होगा कि यार इससे मैं अभी जान छुड़वा लूं। उसका राइट है भाई, हमारा इस्लाम कहता है कि अगर आप नहीं रह सकते तो ठीक है यार, सेपरेट हो जाओ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप, मेरा यहाँ पर सवाल ये है कि क्लेशनकोफ कहाँ से आई। भाई सीसीडी वाले तो कहते हैं कि जनाब जो असला लहराएगा, जो पिस्टल निकालेगा, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। तो ये आए रोज जो कत्ल की वारदातें हो रही हैं, ये असला कहाँ से आ रहा है? भाई वही आपसे सवाल किया, इसमें कसूर किसका? आपने कहा कि गुर्बत का, क्या जुडिशरी का कसूर नहीं है? क्या पुलिस के इदारों का बिल्कुल कसूर है। क्यों नहीं कसूर कि असलहा भाई कहाँ से आया असला? ये आए रोज़ लाहौर शहर में कत्ल की वारदातें हो रही हैं, कोई भाई बहन को मार रहा है, कोई देवर भाभी को मार रही है, कोई अपने भाई को मार रहा है, गला काट रहे हैं एक दूसरे का, पिस्टल से लोगों की जाने जा रही हैं। तो ये असला कहाँ से आ रहा है? सीसीडी के सरबराह का मुझे वो स्टेटमेंट आज भी याद है जिसमें वो कहते थे कि अब मैं सबको वार्न करता हूँ कि अपना अपना असला जमा करवा दें, नहीं तो उसके बाद फिर सीसीडी जाने और हम जाने। तो अगर इतना बड़ा स्टेटमेंट, उसके बाद सूरत हाल क्राइम की ये है, आपने ठीक है आपने अपना एक मैकेनिज्म बनाया क्राइम कंट्रोल करने का, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या है? अगर उसका इम्पैक्ट बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि देखिए अच्छा विकास भाई, आपके पुलिस वाले नहीं बच पा रहे यार। मैं कर रहा हूँ ना, जब आप जुल्म से इस क्राइम को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, या यूँ समझ लें कि जिस तरह भी ये जो आप बात कर रहे हैं कि पुलिस वाले भी नहीं बच पा रहे, कि यार आपके अदारे तफ्तीश नहीं ठीक कर पा रहे, आप मावरा अदालत लोगों को कत्ल कर रहे हैं। ऐसे हज़ारों जो हैं वो पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी ज़ेर समाअत थी, जिसमें जी वो बंदा आता है कि जी हमारे घर से उठा के ले गए। इस तरह की अगर आप वाक़ियत करेंगे यार, तो ये वाली जो मामला है ना मावरा अदालत कत्ल वाला, इस पर मैं ये कहूँगा कि ये देखो, ताली जो है दोनों हाथों से बचती है। सीसीडी ने एक बंदा गिरफ्तार किया, एक दहशतगर्द गिरफ्तार किया, बड़ी मुश्किल उस पर पेश आई, खर्चा हुआ रियासत का, उसको ट्रेस किया, साइंटिफिक एविडेंस सारी चीज़ें इकट्ठे की, वो बंदा अदालत से बरी हो गया। ठीक है। अब जिन लोगों ने उसको गिरफ्तार किया, वो बंदा जो अदालत ने छोड़ा, वो तो उनका दुश्मन बन गया। फिर तो हमें जुडिशरी को ठीक करने की जरूरत है ना। देखिए, जुडिशरी को ठीक होना पड़ेगा, इदारों को ठीक होना पड़ेगा, पुलिस को ठीक होना पड़ेगा, हर इदारे को अपना काम जिम्मेदारी से करना पड़ेगा, तो फिर ये क्राइम कंट्रोल होगा। अब लाहौर की ये सूरत हाल हो गई है कि आपको नहीं पता चलता कि रास्ते में चलता चलता कुछ जनाब आपको गोली मार दे। वो मुझे याद है साफी कॉलोनी में एक वो हमारे जर्नलिस्ट हैं, उनके बेटे को राह चलते गोली मार दी किसी ने, कोई पूछने वाले ही नहीं है। तो ये जो चूंग वाला वाकया, ये भी इसी तरह की एक वाकया, अब इस पे वो रिवायती काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, वो देखते हैं इस पे आगे क्या बनता है। अच्छा विकास भाई, मेरा सवाल इसी केस से मुतल्लिक है, मैं उसको जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि आप लव मैरिज की बात कर रहे हैं। कल हमने केस देखा लाहौर हाई कोर्ट के अंदर आया, वहाँ पर भी लव मैरिज वाला मामला था। तो इस तरह के वाकयात बहुत ज़्यादा मतलब कि हाईलाइट होना शुरू हो गए हैं कि या हम कोर्ट में रहते हैं तो इस वजह से हमें नज़र आ रहे हैं। नहीं देखिए, पसंद की शादी का एक रुझान तो बड़ा है जब से ये सोशल मीडिया का भी नहीं है ना, जुर्म है कोई नहीं, जुर्म भी मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि देखें, जब अब जुर्म नहीं है तो फिर वो अदालतों में क्यों आते हैं? देखें, ये जो हमारे यहाँ ये जो पसंद की शादियों का रिवाज चल पड़ा है, छोटी छोटी उम्रों के बच्चे होते हैं, जज्बात में आकर बड़े बड़े फैसले ले लेते हैं, तो फिर उन्हें 3, 4, 5 माह बाद समझ आता है कि यार ये जो हमने फैसला किया ये हमारे लिए ठीक नहीं है। तो फिर जब वो उससे वो बैकफुट होते हैं तो उसके बाद मसाइल खड़े हो जाते हैं। ये भी एक ऐसा ही मामला था जिसमें पहले शादी हुई, शादी के बाद लड़की को समझ आई कि यार ये तो बंदा ठीक ही नहीं है, उसने इनकार किया, उस इनकार के बाद जनाब उसने पूरा घर उसने उड़ा के रख दिया। जब आप खुद इंसाफ लेने निकल पड़ेंगे। अक्सर मैंने विकास पर ये भी सुना है कि अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप लव मैरिज कर लेते हैं तो दोनों फैमिलीज में से एक फैमिली खिलाफ हो जाती है,
कि यार आपने लव मैरिज क्यों किया, हम आपके साथ नहीं हैं, आप इस घर से चले जाओ, आपका हमारा जीना मरना यार खत्म। मोस्टली इस तरह के वाक़यात भी आपके सामने आते होंगे। मोस्टली केसेस में ऐसा ही होता है कि जो लड़की वाले होते हैं या लड़के वाले होते हैं, उनकी तरफ उनकी जो फैमिलीज़ होती हैं, ज़ाहिर है हमारा हमारा जिस तरह का कल्चर है, यहाँ पर शादी दो लोगों की नहीं, दो ख़ानदानों की होती है। बिल्कुल। तो जब एक ख़ानदान राज़ी नहीं होता तो फिर वो वहाँ से मसाइल शुरू होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मसाइल इतने गंभीर हो जाते हैं कि उसके बाद जो है वो चीज़ें मज़ीद ख़राब हो जाती हैं। तो इस तरह का ये वाक़या है जिस चलें। पर ये कार्रवाई हुई है। बहुत शुक्रिया, अवकाश भाई हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने इस हवाले से हमारे साथ बात की कि जो अदम बर्दाश्त है वो किस तरह हमारे मुआशरे को ख़राब कर रही है। शादी लव मैरिज करना हर किसी का हक है, लेकिन आपके अदम बर्दाश्त और किसी बंदे के पुत्र से अगर आप शादी कर रहे हैं तो समझ में आता है। अगर आप ऐसे ही लोगों से शादियां कर रहे हैं, लव मैरिज कर रहे हैं कि जिसको आप जानते भी नहीं है, उसका बैकग्राउंड नहीं जानते, वो किस तरह का शख्स है उसको नहीं जानते, तो खुदारा अपना भी ख्याल करें और अपनी फैमिली का भी ख्याल करें। इस केस में जो भी अपडेट होगी आपको बताते रहेंगे। अपने मेज़बान आतिक रेहान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।